आज मैं आपके लिए 2019 में रिलीज हुई अर्जेंटीना की थ्रिलर फिल्म 4x4 संकट से भरा लेकर आया हूँ। फिल्म की शुरुआत में हर घर के बंद दरवाजे और दीवारों पर लगी विभिन्न सुरक्षा सुविधाएं दर्शकों को यह संकेत देती हैं कि यह शहर सुरक्षित नहीं है। एक शांत गली में गुलाबी शर्ट पहने एक आदमी गुजरा। उसने अपनी कोहनी से एक 4x4 वाहन की खिड़की पर दस्तक दी। फिर उसने चारों ओर कोई नहीं होने की पुष्टि की और अपने हाथ में बेसबॉल का उपयोग करके कुशलता से कार का दरवाजा खोल दिया। यह स्पष्ट है कि वह एक चोर है। सायरो कार में घुसते ही अपनी तलाशी का काम शुरू कर देता है। बसे पहले उसने कार के सेंट्रल कंसोल को खोला और उसे बैग में डाल लिया। फिर उसने कार में इधर-उधर खोजा लेकिन कोई कीमती चीज नहीं मिली। सिरो ने कार मालिक के चश्मे पहनकर खुद को कार का मालिक समझा, लेकिन यह उसे संतोषजनक नहीं लगा। इसलिए जाते समय उसने कार की पिछली सीट पर पेशाब कर दिया। लेकिन जब सिरो जाने लगा तो उसने पाया कि कार का दरवाजा नहीं खुल रहा था। दरवाजा अंदर से बंद हो गया था और किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था। वह धीरे धीरे घबराने लगा और अपनी पिछली सीट पर गंदगी की परवाह नहीं की। वह पागलों की तरह कार का दरवाजा खींचने लगा, लेकिन चाहे जितना भी जोर लगाए शीशा नहीं टूटा। काफी कोशिशों के बाद सीरो शांत हो गया और उसने टूल बॉक्स से एक रिंच निकाला और शीशे पर मारा। लेकिन नतीजा वही रहा। वह थककर हांफने लगा, लेकिन शीशा फिर भी नहीं टूटा। फिर सिरो ने कार के दरवाजे को निशाना बनाया। दरवाजा हटाने से शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन दरवाजे के अंदर का हिस्सा पहले ही खाली कर दिया गया था और वहां केवल मजबूत लोहे की चादर थी। सिरो ने जोर लगाया और उसका हाथ गलती से कट गया, जो दर्दनाक लग रहा था। वह धीरे धीरे बेचैन हो गया और उसने उपकरण से कार की कालीन को फाड़ दिया, लेकिन जो मजबूत परत दिखाई दी उसने उसे हतोत्साहित कर दिया। बिना किसी विकल्प के सिरो ने अपने बैग से पिस्तौल निकाली। उसे डर था कि गोली उसे लग सकती है, इसलिए वह सीट के पीछे छिप गया। उसने विंडशील्ड की ओर गोली चलाई, लेकिन गोली सुंदर वक्र में लौट आई और उसकी टांग पर लग गई। वह दर्द से करा उठा और उसकी सांसें तेज हो गईं। इस समय खिड़की के बाहर एक महिला आई। उसने लिपस्टिक निकाली और कार की खिड़की के सामने आराम से मेकअप करने लगी। सीरो ने कांच के पार से जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया और खटखटाया, लेकिन वह सीरो की उपस्थिति को बिल्कुल नहीं समझ पाई। सीरो ने फोन निकालकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन कनेक्ट होने से पहले ही बैटरी खत्म हो गई। इसलिए बाहर जाते समय पावर बैंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी वर्तमान स्थिति अब टूटने के कगार पर है। सीरो ने कार में बची हुई आधी बोतल कोक एक ही सांस में पी ली। पैर के घाव का दर्द उसे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन उससे भी अधिक उसे कार की गर्मी से परेशानी हो रही थी। रात होते ही एक झिंगुर अचानक कार की सीट पर आ गया। गुस्से में सीरो उसे मारने वाला था, लेकिन यह सोचकर कि यह अब उसका एकमात्र जागने पर सीरो को बहुत प्यास लगी थी। कोला की एक बूंद भी नहीं बची थी। प्यास बुझाने के लिए उसने तापमान के अंतर से आई खिड़की पर जमी ओस को चाटना शुरू कर दिया। उसने कार के डैशबोर्ड को वापस लगाया। रेडियो पर बज रहे संगीत ने उसकी मानसिक स्थिति को थोड़ा बेहतर कर दिया। उसने रिंच उठाकर कार के दरवाजे पर फिर से मारना शुरू किया। अचानक कार के अंदर फोन बजने लगा। सायरो ने कुछ देर सोचकर फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई कि वह एक डॉक्टर है और कार का मालिक भी। उसने बताया कि कार को उसने दूर से लॉक किया है क्योंकि यह कार 28 बार चोरी हो चुकी है और कोई भी बाहर नहीं निकल सका है, और सायरो 29वां व्यक्ति है। इस यात्रा वाहन को विशेष रूप से संशोधित किया गया है। इसकी ध्वनि रोधक क्षमता बहुत अच्छी है। कांच न केवल बुलेट प्रूफ है बल्कि इसे ध्रुवीकृत भी किया गया है। बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते। केवल एक जगह है जो बुलेट प्रूफ नहीं है। यह पहले से भरी हुई टंकी है। कार के मालिक ने अपने बचपन के जीवन के बारे में बात की। उस सुरक्षा बहुत अच्छी थी और किसी को चिंता नहीं होती थी। फिर उसने सीरो से एक सवाल पूछा, अगर तो तुम्हारा बच्चा कुछ चुराए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सीरो ने तुरंत जवाब दिया कि उसे नहीं पता। गुस्से में उसने डॉक्टर को धमकी दी कि बाहर जाकर वह उसे नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर ने सीधे फोन काट दिया, लेकिन उसकी चीख ने काम कर दिया। डॉक्टर ने उसके लिए ठंडी हवा चालू कर दी। इससे सीरो बहुत खुश हो गया और हवा के निकास पर जाकर शांति से आनंद लेने लगा। लेकिन वह बहुत जल्दी खुश हो गया था क्योंकि ठंडी हवा बढ़ती ही जा रही थी और बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। जल्द ही वह ठंड से कांपने लगा और उसे कपड़े पहनने पड़े। फिर उसने हवा के निकास को पैरों के मैट और टॉयलेट पेपर से बंद कर दिया। उसने खुद भी पीछे की सीट पर फुटमैट बिछा दिया। फोन फिर से बजा। इस बार सिलो ने जिद नहीं की। जवाब दिया कि बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जवाब फिर भी गलत था। सिलो ने हांफते हुए कहा, मैं प्यास से मर रहा हूं। तुम मुझे बचाने के बजाय मुझे तड़पा रहे हो। तुम किस तरह के डॉक्टर हो? डॉक्टर ने कहा, यह एक अच्छा सवाल है। तो तुम अंदाजा लगाओ कि मैं किस तरह का डॉक्टर हूं।
अगर तुमने सही अनुमान लगाया तो मैं तुम्हें पानी दूंगा। सीरो ने ध्यान न देते हुए जवाब दिया। डॉक्टर ने यह गे रुकी है। उसके दिल में फिर से उम्मीद जगी। वह कार के अंदर कांच पर दस्तक देते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगा। लेकिन पुलिस ने सुना ही नहीं और संशोधित ध्रुवीकृत कांच का चालान काटकर चली गई। उम्मीद टूट गई। सायरो थकान से सोने लगा। फोन फिर से बजा। डॉक्टर ने उसे अपना नाम और पहचान पत्र नंबर बताने को कहा। पहले तो सायरो ने मना कर दिया, लेकिन पानी मिलने की बात सुनते ही वह मान गया। सामने वाले ने उसे ट्रंक में जाकर पानी की पाइप ढूंढने को कहा। हालांकि यह जहरीला विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड था, लेकिन अब सीरो को इसकी परवाह नहीं थी। उसने इसे जल्दी से पी लिया। तीसरे दिन बारिश के बाद की इंद्रधनुष अब बहुत व्यंग्यात्मक लग रही थी। जल्द ही रात हो गई। वह कार में बैठा बाहर देख रहा था, जहां डिलीवरी बॉय पड़ोसियों को खाना पहुंचा रहा था, और वह सो गया। एक और दिन बीत गया। सिलो के पैर का घाव संक्रमित हो गया और उसका शरीर बुखार से तप रहा था। फोन पर डॉक्टर ने उसकी लक्षणों को सुनने के बाद कहा कि अगर उसे बुखार है और ठंड लग रही है तो हीटर चालू कर दे। कार के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे कैंसर है और उसके पास केवल 1 साल का समय बचा है। लेकिन वह खुद बहुत शांत है। वह मानता है कि अगर वह सही तरीके से योजना बनाए तो वह दुनिया को बदल सकता है। वह लगातार अपनी डायरी पढ़ता रहता है। अतीत में उसने बहुत सारी चोरी की घटनाओं का सामना किया है। अब समाज में बहुत कचरा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए वह अपनी पूरी कोशिश से दुनिया को बदलना चाहता है। सिरो ने धुंधली और कमजोर चेतना के साथ दूसरे व्यक्ति की बातें सुनी, जब तक कि डॉक्टर ने आपातकालीन स्थिति के कारण फोन नहीं काट दिया। उसे पानी और खाना नहीं मिला। सोच विचार के बाद उसने कार की मैनुअल को पढ़ने का निर्णय लिया। सिरो ने धीरे धीरे कागज को चबाया और निगल लिया। उसने स्टिकर और मोमबत्ती से समय बिताया और प्यास लगने पर खुद ही समाधान निकाला। उसने नाक पकड़कर पी लिया। 3 दिनों की कैद ने उसे अपनी ऊर्जा बर्बाद न करने का सबक सिखाया। जब वह खेल रहा था तो सीरो को फिर से उम्मीद की किरण दिखी, क्योंकि उसने एक साथी को देखा। अगर वह दरवाजा खोल सके तो वह बाहर निकल सकता था। इस क्षण में वह अपने मन में खुद को प्रोत्साहित कर रहा था, लेकिन वह साथी स्पष्ट रूप से उसके जितना सक्षम नहीं था। न केवल वह कार का दरवाजा नहीं खोल सका, बल्कि उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। राहगीरों ने उसे पीटा और फिर पुलिस उसे ले गई। सिरो की उम्मीदें फिर से टूट गईं। रात में डॉक्टर ने फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। भूख से पागल सिरो ने छोटे पर हमला किया, लेकिन मुंह में डालने के बाद उसे बाहर निकाल दिया। खाने से भूख नहीं मिटती, बल्कि मन बहलता है। छोटा फिर से बच गया। सुबह होते ही फोन हमेशा की तरह बजा। डॉक्टर ने कहा कि वह नाश्ता करते हुए अखबार पढ़ रहे थे और मानसिक रूप से सीरो को बहुत परेशान कर रहे थे। लेकिन आज उनका मूड अच्छा था। उन्होंने सीरो को बताया कि कार के पैडल के पीछे एक चॉकलेट पाई है। सीरो ने जल्दी से खा लिया और पानी मांगा, लेकिन फोन फिर से काट दिया गया। यह इतना छोटा था कि बाहर से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर से फोन आया। डॉक्टर ने कहा कि वह लॉटरी अधिकारी के रूप में सायरो की पत्नी और बेटे से मिले। उन्होंने कहा कि सायरो ने लॉटरी जीती है और उन्हें $1 लाख नकद मिलेंगे। सायरो की आंखों में आंसू आ गए। इतने पैसे के साथ कौन परवाह करेगा कि वह एक चोर पति और पिता है। डॉक्टर ने बताया कि उसने गलती से किसी की मौत का कारण बना था। सिरो पूरी तरह से टूट गया। इस समय डॉक्टर उसकी नजर में एक राक्षस की तरह था। उसने कई रातों तक उसके साथ रहे झींगुर को आजाद कर दिया। शायद वह कल्पना कर रहा था कि वह भी झींगुर की तरह भाग सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और कार चलाने की कोशिश की। कार सच में स्टार्ट हो गई, लेकिन न केवल रिवर्स में। वह पागलों की तरह पीछे की ओर चला और रेलिंग से टकरा गया। वह टूटे कांच से बाहर निकला और लड़खड़ाते हुए एक दुकान में चला गया। उसने पानी उठाया और पीने लगा और बड़े कौर में बर्गर खाने लगा। स्टाफ ने उसे रोकने की कोशिश की और सीधे गोली चला दी। लगता है कि कार में बंद रहने से उसे सबक नहीं मिला। गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन अचानक फोन बज उठा। सीरो ने फोन उठाया और डॉक्टर से अपने बेटे से मिलने की विनती की। उसने फिर से बंदूक उठाई और ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली अटक गई। मरने की कोशिश भी नाकाम रही। डॉक्टर अचानक प्रकट होता है और दोनों मिलते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद वह सिगरेट जलाता है और सायरो को देता है। फिर वह पिस्तौल को फिर से लोड करता है। फोन कॉल के दौरान सायरो पिस्तौल उठाकर डॉक्टर पर गोली चलाता है। वह चालाकी से गाड़ी से उतरकर वहां से भाग जाता है, लेकिन गोली चूक गई और सुरक्षित डॉक्टर ने उसका पीछा किया और उसे कार में वापस लाने की कोशिश की, लेकिन इससे गुजरते पुलिसकर्मी का ध्यान आकर्षित हो गया। डॉक्टर ने पुलिस से कहा कि वे हस्तक्षेप न करें, वह केवल एक अपराधी को सजा दे रहा है। जल्द ही समर्थन के लिए और पुलिसकर्मी आ गए और दोनों को घेर लिया। आसपास बहुत से राहगीर इकट्ठा हो गए, जिससे कार चालक को सच्चाई बतानी पड़ी। उसके परिवार के सभी सदस्य चोरों के हाथों मारे गए थे। असली पीड़ित वही था।
वह चोरों से बेहद नफरत करता था। उसने दर्शकों से वोट करने के लिए कहा कि क्या उसे खुद चोर को मार देना चाहिए या पुलिस को सौंप देना चाहिए। शायद लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा था। दर्शक जोर से कार मालिक के पक्ष में चिल्ला रहे थे कि उसे मार देना चाहिए। स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो रही थी। कार मालिक ने सीरो को जाने देने के लिए सहमति दी, लेकिन वह मुड़कर कार में चला गया। 20 सेकंड बाद कार सबकी नजरों के सामने विस्फोट हो गई। दर्शक डॉक्टर की इस नियति पर अफसोस जताने लगे। सिरो को गिरफ्तार करने के कुछ ही दिनों बाद रिहा कर दिया गया और डॉक्टर की कहानी ने समाज में चर्चा पैदा कर दी। हालांकि इस फिल्म की रेटिंग ज्यादा नहीं है। यह एक बहुत ही दिलचस्प सेटिंग वाली फिल्म है। इसे एक कम बजट की 100 कहा जा सकता है। एक बंद कार में होने वाली कहानी ने मुझे फोन बूथ की याद दिला दी। दोनों फिल्मों में समानता है और ये दोनों कम बजट की क्लासिक सफल कृतियां हैं। फिल्म के माध्यम से समाज की सुरक्षा के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया है, जो शायद अर्जेंटीना के पूरे समाज को इस दक्षिण अमेरिकी देश की उच्चतम अपराध दर पर चर्चा करने के लिए प्रेरित कर सकता है।